नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। रांची से ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। झारखंड में मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा आज होगा और बड़े फेरबदल की फिलहाल तो कोई संभावना नहीं। शाम 3 बजे कैबिनेट की बैठक होगी, प्रोजेक्ट भवन में बैठक होगी ये, और सीएम हेमंत सोरेन खुद बैठक की अध्यक्षता करेंगे। गुरुवार को ही हेमंत सरकार की कैबिनेट का विस्तार हुआ है, यानी बीते दिन ही कैबिनेट का विस्तार हुआ और आज मंत्रियों के बीच में विभागों का बंटवारा होगा और बड़े फेरबदल की फिलहाल कोई संभावना नहीं होगी, ऐसा बताया जा रहा है। शाम 3 बजे कैबिनेट की बैठक होगी और प्रोजेक्ट भवन में यह बैठक होगा और बैठक की अध्यक्षता खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन करेंगे। और आपको बता दें कि बीते दिन ही गुरुवार को हेमंत सरकार की कैबिनेट का विस्तार हुआ मंत्रिमंडल का, और आज जो है वो शाम 3 बजे विभागों का बंटवारा होगा और फिर बैठक होगी और बैठक की अध्यक्षता खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कर रहे हैं। तो बड़े फेरबदल की संभावना नहीं, ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं रांची से, जहां पर मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा होगा। यानी कि अभी तक तो कैबिनेट पद की शपथ बीते दिन ही 11 नेताओं ने लिया और अब उनके बीच में किसको कौन सा विभाग मिलने वाला है कैबिनेट में, ये बंटवारा होगा और बंटवारे में बड़ा फेरबदल होने की कोई संभावना फिलहाल नहीं जताई जा रही है। हालांकि कैबिनेट विस्तार और विभागों का बंटवारा होने के बाद ही तस्वीर साफ हो पाएगी कि किसके हिस्से में कौन सा विभाग वो गया, और इसी को लेकर के आज बैठक होगी और बैठक में सभी मंत्री मौजूद होंगे और इस पूरी बैठक की अध्यक्षता यानी कि जिम्मेदारी खुद हेमंत सोरेन ने ली हुई। यानी विभागों का बंटवारा होगा, अब किसके पलड़े में कौन सा विभाग जाता है, ये 3 बजे की बैठक जब शुरू होगी और इसके बाद कुछ ही देर बाद तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाएगी। तो शाम 3 बजे ये कैबिनेट की बैठक है और आपको बता दें कि कल 11 मतलब बीते दिन गुरुवार को 11 मंत्रियों ने शपथ ली, जिनमें 2 महिला और कुल 6 नए चेहरे इस पूरी कैबिनेट में वो शामिल हुए हैं। तो 6 नए चेहरों की एंट्री हुई है इस पूरे कैबिनेट में। अब देखना यह होगा कि इन नए चेहरों में किसके हिस्से में कौन सा मंत्रालय या कौन सा विभाग उनके हिस्से में जाता है। इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी अजय पांडे हमारे साथ रांची से जुड़ गए हैं। अजय, शाम 3 बजे कैबिनेट की बैठक होगी, बैठक की अध्यक्षता हेमंत सोरेन कर रहे हैं और यह कहा जा रहा है कि भाई विभागों का बंटवारा तो होगा लेकिन कोई बड़ा फेरबदल नहीं होगा। फिलहाल आपके पास क्या जानकारी, क्या अपडेट है इस पूरी बैठक को लेकर? निश्चित रूप से देखिए, कैबिनेट की बैठक 3 बजे है और वैसे में ये जो 11 मंत्रियों का पोर्टफोलियो की बात होगा तो या तो संभव अब जो है कैबिनेट की बैठक के पहले की घोषणा हो जाए, चिट्ठी जारी कर दी जाए, या फिर कैबिनेट की बैठक के बाद या नोटिफिकेशन है कि किन मंत्रियों को कौन सा पोर्टफोलियो मिलता है। हालांकि देखिए, इस पोर्टफोलियो को लेकर के लगातार सियासत जारी है और इसके पहले आप कह सकते हैं कि कांग्रेस जो महासचिव है वेणुगोपाल की एक फर्जी वीडियो वायरल लेटर दिया गया है जिसमें कांग्रेस कोटे की मंत्रियों का विभागों का बंटवारा हुआ है। हालांकि देखिए, ये पूरी तरीके से फर्जी है और ये हालांकि लोग इस पर पूरी तरीके से ये प्रामाणिकता के साथ दावे भी कर रहे हैं, लोग सच्चाई भी कर रहे हैं, लेकिन ये पूरी तरीके से फर्जी है। देखिए, पूरी तरह कैबिनेटों का बैठक का जो दायरा है वो कैबिनेट की बैठक में ही सही संभव हो पाएगा, या तो फिर कैबिनेट की बैठक शुरुआती दौर में विभागों को बंटवारा कर दी जाएगी, या फिर पूरी कैबिनेट के जो फैसले आने के बाद जो है उन तमाम मंत्रियों के साथ बैठक के बाद विचार विमर्श के बाद वो क्योंकि देखिए, मुख्यमंत्री का यह उनका यह उनके अधिकार का क्षेत्र है, वो कि मंत्री को उनके अनुभव के अनुसार, उनकी योग्यता के अनुसार कौन सा विभाग देने, ये मुख्यमंत्री पर निर्भर करता है। और लेकिन पूरी तरीके से सियासत, हालांकि झारखंड राज्य है
इसको लेकर के सारे मंत्रियां या फिर कह सकते कि तमाम झारखंड के लोग जो है उस कैबिनेट को मंत्री को पोर्टफोलियो को लेकर के नजर बनाए रखे हैं। तो अजय, जैसा कि अब थोड़ी पिछले सरकार में थोड़ा नजर डालेंगे तो ये गृह विभाग कह लीजिए, चाहे कैबिनेट स्कूली शिक्षा और साक्षरता कह लीजिए, या फिर उच्च और तकनीकी शिक्षा विभाग, कल्याण विभाग, महिला बाल विकास, परिवहन, पथ निर्माण, पेयजल स्वच्छता, जल संसाधन, पर्यटन, कला संस्कृति, ये सब तो हेमंत सोरेन के पास था। क्या ये सारा का सारा, चूंकि अब कहा जा रहा है कि बड़ा फेरबदल नहीं होगा, तो जिसके पास जो विभाग था क्या वही रहेगा या थोड़ा बहुत 19-20 का फर्क देखने को मिल सकता है? देखिए, जो अभी तक तो सूचना और सूत्रों के मुताबिक जो मिल रही है, ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस या आरजेडी के पास जो भी पोर्टफोलियो थे वो 2019 के फॉर्मूले पर ही रहेगा, लेकिन ये पूरी सत्यता नहीं कहा जा सकता। ये चूंकि मुख्यमंत्री का ये है, उनका अधिकार है, और वैसे में जो संभावनाएं जताई जा रही है, लेकिन ये बात है कि बहुत सारे ऐसे विभाग है जो 2019 में कांग्रेस के पास थे, आरजेडी के पास थे, वो फिर पुनः उनको जिम्मेदारी मिलेगी उनके। तो अजय, ये कांग्रेस और आरजेडी की कुछ मांग है क्या, मतलब विभाग को लेकर? और ऐसी चूंकि देखिए, हर कोई चाहता है कि यार मंत्री पदों का हर कोई इच्छा होती है, लेकिन ऐसे में जो कही जा सकती है, ठीक है, तो ठीक है अजय, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए और खबर पर जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो आज विभागों का बंटवारा होगा, अब देखना है कि किसके पल्ले में, किसके हिस्से में कौन सा विभाग जाता है। खबरों में आगे बढ़ेंगे एक और बड़ी खबर के साथ। जयपुर से ये बड़ी खबर हम आपको बता दें कि महिला थानेदार कविता शर्मा को हड़काने का पूरा मामला जो सामने आया। मंत्री किरोड़ी लाल मीणा के खिलाफ महिला इंस्पेक्टर ने रिपोर्ट दर्ज कराई है। जयपुर में मंत्री पर राज कार्य में बाधा का आरोप है और मीणा ने भी गृह राज्य मंत्री से इस चीज को लेकर शिकायत की है। किरोड़ी लाल मीणा ने बयान देते हुए कहा कि मैं भाई पर ऐसा वार नहीं कर सकता और इंटेलिजेंस रिपोर्ट की मैं प्रधानमंत्री की सभा में बाधा डालूंगा। मतलब ये इंटेलिजेंस रिपोर्ट है। अब राजस्थान में बीजेपी सरकार का अंदरूनी झगड़ा अब बड़ा विवाद का रूप लेता जा रहा है। आपको बता दें कि भाई जगमोहन मीणा के दौसा से चुनाव हारने पर भीतरघात का आरोप लगाने के बाद से ग्रामीण विकास और कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा नाराज बताए जा रहे हैं, यानी खफा चल रहे हैं। और अब मंत्री के महिला थानेदार कविता शर्मा को धमकाने के मामले में पुलिस ने मंत्री के खिलाफ थाने में रिपोर्ट वो लिख दी है। दरअसल मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने एक बार फिर अपनी ही सरकार में पुलिस और इंटेलिजेंस पर गंभीर सवाल उठाए हैं। किरोड़ी ने खुद के राइजिंग राजस्थान और प्रधानमंत्री की सभा में बाधा डालने वाली इंटेलिजेंस रिपोर्ट भेजे जाने का दावा किया है। साथ ही यह आरोप लगाया है कि कुछ और अधिकारी की ओर से उनकी छवि खराब करने या खराब करके उनके और मुख्यमंत्री के बीच में दूरी पैदा करने की कोशिश की जा रही है। तो ज्योति गुप्ता हमारे साथ, हमारी सहयोगी जुड़ गई हैं। ज्योति, ये जो महिला थानेदार और फिर ये मंत्री किरोड़ी लाल मीणा के बीच में ये कुछ विवाद चल रहा है, क्या कुछ ये पूरा मामला है और किस चीज का जिक्र किया जा रहा है? भाई का भी जिक्र किया जा रहा है, मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा का भी जिक्र किया जा रहा है, क्या कुछ पूरा मामला है? विस्तार से बताइए। देखिए, जिस प्रकार किरोड़ी लाल मीणा बराबर सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि अपनी ही सरकार है, ऐसा लग रहा है कि जो जगमोहन मीणा जो उनके भाई है, जो 200 विधानसभा से उन्होंने उपचुनाव लड़ा था, उनकी हार से बौखलाए हुए हैं। उन्होंने प्रेस वार्ता करके ये भी कहा था कि मैं उनमें से नहीं हूँ जो पीछे से छुरा घोंपते हैं। वही जो कल मामला जो सामने आया है वो महेशनगर थाने का है, जहाँ कविता शर्मा थी, जिनके खिलाफ किरोड़ी लाल मीणा ने जवाहर सिंह मैडम को रिपोर्ट दी थी कि उन्होंने फर्जी मार्कशीट के तरीके से उनकी भर्ती हुई है। जो कविता शर्मा जो थानाधिकारी थी, उनका जो धरना प्रदर्शन कर रहे थे बच्चे एसआई भर्ती को लेकर, उन्होंने उनकी गिरफ्तारी की थी। तब किरोड़ी लाल मीणा की उनसे नोकझोंक होती है और इस मैटर का पूरा बवाल बड़ा बवाल करता है। तो ज्योति, ये जिस तरह से पूरा ये मामला चल रहा है कि उनके और मुख्यमंत्री के बीच में मनमुटाव या एक तरीके से कहें कि वो खटपट दिखाने की कोशिश की जा रही, वो किस तरफ इशारा कर रहे थे किरोड़ी लाल मीणा? जी देखिए, लगातार जबकि सरकार बनी है, ऐसा लग रहा है
किरोड़ी लाल मीणा अपने पद से बिल्कुल नाखुश है और वो लगातार सरकार को घेरते हुए नजर आ रहे हैं। कभी भी उन्होंने पहले भी इस्तीफा दिया था, हालांकि वो इस्तीफा मंजूर नहीं हुआ, लेकिन कैबिनेट की बैठक में भी वो बहुत मुश्किल से ही हिस्सा ले पाते हैं। और अब जो रिपोर्ट आ रही है जिसमें वो अपनी ही सरकार और अपनी ही मुख्यमंत्री पर आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं। सरकार उनकी है, लेकिन फिर भी वह पुलिस और इंटेलिजेंस के लिए कहते हैं कि ये हमारे बीच में दूरियां पैदा कर रहे हैं। तो ज्योति, ये जिस तरह से राजीव राजस्थान और फिर प्रधानमंत्री की सभा में बाधा डालने वाली इंटेलिजेंस रिपोर्ट को लेकर वो कह रहे हैं कि हमारे बीच में मतभेद पैदा करने की कोशिश की जा रही है। दूसरी तरफ किरोड़ी लाल मीणा, हमें पता है कि पहले से भी वो कहीं ना कहीं अंतरखाने में उनके वो दुख है, वो साफ तौर पर उनकी भाषा में दिखाई भी देता है। तो ये मतलब कहां पर गड़बड़ हो रही है? मिसकम्युनिकेशन हो रहा है या मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है सरकार और किरोड़ी लाल मीणा के बीच में? और ये पूरा मामला किधर जाता हुआ दिखाई दे रहा है? क्या इसको लेकर कोई आधिकारिक बयान आया मीणा का? देखिए, किरोड़ी लाल मीणा आज 4 बजे प्रेस वार्ता को संबोधित करेंगे और इस बारे में अपनी जो राय है वो रखेंगे। जो कल जो कविता शर्मा थी, उन्होंने राज कार्य में बाधा डालने की जो रपट रोजनामचा में उनके खिलाफ लिखी है, इसको लेकर आज किरोड़ी लाल मीणा 4 बजे प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। ठीक है ज्योति, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए और खबर पर जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो गृह राज्य मंत्री से शिकायत की है मीणा ने, क्योंकि उन्हें यह लग रहा है कि जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट या फिर उनके और मुख्यमंत्री के बीच में मनमुटाव पैदा करने की या खटपट पैदा करने की कोशिश की जा रही है। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे एक और बड़ी और अहम खबर के साथ। ग्रेटर नोएडा से यह बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। किसानों को पुलिस ने फिर से हिरासत में लिया है। 0 पॉइंट पर धरना देने जा रहे थे किसान और पुलिस ने उन्हें हिरासत में लिया है। तो किसानों को हिरासत में लेकर पुलिस बस में उनको अपने साथ लेकर गई। किसान नेता सुखबीर खलीफा की गिरफ्तारी से किसान नाराज थे और अब किसान पीछे हटने को तैयार नहीं है। तो किसान नेता अतुल यादव का यह बयान कि अब किसान पीछे नहीं हटेंगे। ग्रेटर के 0 पॉइंट पर धरना देने जा रहे थे किसान और इस बीच उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से किसानों और प्रशासन के बीच में एक सामंजस्य होता है, वो कहीं पर दिखाई नहीं दे रहा है। और 0 पॉइंट पर किसान धरना प्रदर्शन देने जा रहे थे, धरना प्रदर्शन करने जा रहे थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। तो किसान नेता सुखबीर खलीफा की गिरफ्तारी से किसान नाराज थे, ये कह रहे हैं किसान नेता अतुल यादव। वो कह रहे हैं कि अब किसान पीछे हटने से बिल्कुल रहे और वो तैयार नहीं है, पीछे नहीं हटने वाले। इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी नितिन चौधरी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। नितिन, किसान नेता सुखबीर खलीफा की गिरफ्तारी और अब ये कहा जा रहा है कि किसान पीछे नहीं हटेंगे, क्या कुछ पूरा मामला है? वो प्रदर्शन करने जा रहे थे, उनकी गिरफ्तारी हुई, क्या कुछ पूरा मामला है? विस्तार से बताइए। देखिए शिवम, बिल्कुल जिस तरीके से लगातार किसान आंदोलन जो है गौतम नगर के अंदर जो है जारी है, बता दें कि जिस तरीके से 0 पॉइंट पर किसान अपना धरना प्रदर्शन कर रहे थे, देर रात पुलिस ने उनको जो है गिरफ्तार कर लिया था। तो उसको देखते हुए सुखबीर खलीफा के नेतृत्व में जिस तरीके से यहाँ पर धरना प्रदर्शन चल रहा था, क्योंकि राकेश टिकैत को उस समय भी गिरफ्तार किया गया था और लगातार किसानों की आवाज उठाने की जो मांग करते रहते हैं नेता, उन्हीं सभी नेताओं को जो है कल देर रात जो है पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था, जेल में डाल दिया। लेकिन उसके बाद किसानों का कहना है कि जिस तरीके से लगातार किसानों को जेल भेजा जा रहा है और किसानों की समस्या का हल नहीं किया जा रहा, तो उस हल को देखते हुए किसान जो लगातार जो है धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और किसानों का कहना है कि आखिरकार हम लोग अब पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि दिल्ली की तरफ वो कूच कर रहे थे, कूच करने के लेकर और 0 पॉइंट ग्रेटर नोएडा से लगातार पैदल मार्च भी कर रहे थे कि जिस तरीके से लगातार किसानों को गिरफ्तार किया जा रहा है, उन किसानों की मांग, गिरफ्तारी की मांग करते हुए लगातार उन्हें छुड़वाने की मांग को लेकर किसान यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं जी। तो नितिन, अब जब किसान 0 पॉइंट पर जा रहे थे, अब उनका शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन, फिर उनकी गिरफ्तारी क्यों और लगभग कितने किसानों को गिरफ्तार किया गया है, जिसको लेकर अब ये पूरा आंदोलन उग्र होता चला जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है? देखिए तो जी बिल्कुल जिस तरीके से लगातार किसानों को जो है अभी 3 दिन पहले जो है 143 किसानों को गिरफ्तार किया था, कल जो है 34 किसानों को गिरफ्तार किया है, आज देर रात जो है 41 किसानों को गिरफ्तार किया गया। अलग अलग संगठन से यहाँ पर जो किसान पहुंच रहे थे, अपना जो संगठन किसान चला रहे हैं, चाहे किसान एकता संघ हो या भारतीय किसान यूनियन हो या किसान, तो तमाम जो किसानों की यूनियन है, उन्हीं यूनियन के जो मैन लोग हैं, उन लोगों को जो है घर से भी उठाया जा रहा है और घर से भी जो है किसानों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है, क्योंकि धारा 163 यहाँ पर लागू कर दी गई है। जिस तरीके से लगातार किसानों की तरफ से कहा गया है
कि वो कोई सी भी धारा लगा दें। जिस तरीके से हमारी मांग पूरी नहीं कर रही नोएडा अथॉरिटी के लेकर, नोएडा अथॉरिटी तीनों अथॉरिटी को इन्होंने जो है पहले धरना दिया था, लेकिन उसके बाद 7 दिन की बात यहाँ पर जो कही गई थी, 7 दिन के अंदर किसानों की समस्या का हल किया जाएगा, लेकिन उसके बाद लगातार किसानों की समस्या का कोई भी हल नहीं हुआ। तो उसको देखते हुए किसानों को कल देर रात जो है गिरफ्तार कर लिया। लेकिन आज फिर सुबह जब किसान 0 पॉइंट पर अपना धरना प्रदर्शन करने जा रहे थे, तो किसानों को जो है बस में बैठा के वहीं से गिरफ्तार कर लिया। जिस तरीके से किसानों ने अपना आंदोलन शुरू कर दिया था, क्योंकि अलग अलग तरीके से उसमें जो है संगठन जो है धरना प्रदर्शन कर रहा है, अलग अलग पॉइंटों पर जो है किसानों का धरना चल रहा है। लेकिन उसके बाद किसानों की तरफ से यही कहा गया कि जब तक किसानों की मांग पूरी नहीं होंगी, जब तक किसानों को छोड़ा नहीं जाएगा, तो लगातार यहाँ पर धरना प्रदर्शन कंटिन्यू चलता रहेगा। राकेश टिकैत इस बात को कह गए हैं कि किसानों की मांग बिल्कुल जायज है, लगातार अपनी मांग के लेकर जो किसान है वो यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन उसके बाद राकेश टिकैत का भी यही बयान आया। राकेश टिकैत खुद इस बात को लेकर कह रहे हैं कि आखिरकार किसानों की मांग क्यों पूरी नहीं कर रही है सरकार। जिस तरीके से 5 लोगों की कमेटी यहाँ बनाई गई थी, और बता दें कि उस कमेटी को लेकर भी किसानों ने कहा कि इससे पहले भी ये कमेटी बनी थी, लेकिन उस कमेटी में कोई निर्णय नहीं लिख रहा किसानों की समस्या को लेकर। ठीक है नितिन, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए और खबर पर जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो यूपी की सियासत से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर आपको बता दे रहे हैं कि यूपी कांग्रेस कमेटी भंग कर दी गई। जिला, शहर और ब्लॉक तीनों इकाइयां भंग कर दी गई। इकाइयों का नए सिरे से अब गठन होगा। केसी वेणुगोपाल ने आदेश जारी किया है। नई प्रदेश कमेटी का गठन किया जाएगा। नए लोगों को कमेटी में शामिल करने का मौका मिलेगा और उन्हें आगे लाने का मौका दिया जाएगा। तो अब चाहे जिला हो, शहर हो या ब्लॉक हो, सभी इकाइयों को भंग कर दिया गया। वहीं लखनऊ में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के परिनिर्वाण दिवस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस दिवस को मनाया और जिसमें उन्होंने कहा कि जब तक जिन्ना का जिन्न रहेगा तब तक धरती पर अराजकता रहेगी। बांग्लादेश में हिंदू 7% रह गए हैं। अगर फिर से नरसंहार हुआ तो वो भी खत्म हो जाएंगे। संविधान को लेकर जो लोग ढोंग रच रहे हैं, उन्हें संविधान में परिवर्तन उन्हीं लोगों ने किया। सुनिए मुख्यमंत्री ने क्या कहा। दुनिया के अंदर जहां कहीं भी कोई वंचित है, कोई पीड़ित है, प्रताड़ित है, शोषित है, दुनिया के उन कोटि कोटि मानवों के उद्धार की आवाज है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। जीवन को एक नई दृष्टि देने वाले, जीवन को एक नई दिशा देकर के उनके जीवन में भी खुशहाली आए, इसको एक नई दिशा देने वाले किसी एक नाम की चर्चा होती है तो वह बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की होती है। और इसीलिए उस महामानव का स्मरण उनकी जयंती के अवसर पर, उनके महापरिनिर्वाण दिवस के अवसर पर न केवल हम लोग करते हैं, बल्कि आज के दिन पर समाज रचना से जुड़े हुए राष्ट्र के सशक्तिकरण के लिए उठाए जाने वाले किसी भी बड़े अभियान में वह बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बगैर वे सभी कार्य अधूरे माने जाते हैं। सचमुच जो कार्य उन्होंने उस कालखंड में किया, एक लंबे समय तक सैकड़ों वर्षों से चली आ रही उन कुप्रथाओं को समाप्त करने, दलितों, वंचितों, शोषितों को उनका अधिकार प्राप्त हो सके, इसके लिए उनके द्वारा किया गया प्रयास यह अभिनंदनीय है। और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर भले ही उन्होंने अत्याचार सहे होंगे, अन्याय सहा होगा, लेकिन उनका कार्य देश के लिए था, समाज के लिए था। कभी भी उन्होंने अपने चेहरे पर वे बातें नहीं आने दी और अंतिम दम तक वह देश के शोषित वर्ग के लिए, वंचित वर्ग के लिए, दलित वर्ग के लिए लड़ते रहे और उन्हें न्याय दिलाने में उन्हें सफलता प्राप्त हुई। बहनों भाइयों, यहां पे चर्चा हो रही थी, जो बातें यहां पर
इस कार्यक्रम के संयोजक डॉक्टर लालजी प्रसाद निर्मल जी ने जो बात अपने उद्बोधन में कही, आज आप एक चर्चा लगातार सुन रहे होंगे बांग्लादेश का। बांग्लादेश में हिंदू, बौद्ध और अन्य अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को वहां के कट्टरपंथियों के द्वारा मारा जा रहा है, जलाया जा रहा है, उनकी संपत्ति को लूटा जा रहा है, माताओं और बहनों की इज्जत के साथ खिलवाड़ हो रहा है। मैं जानना चाहता हूं कि स्थितियां क्यों आई। याद करना, ये जिन्ना का जिन जब तक इस धरती पर रहेगा तब तक इस प्रकार की अराजकता लगातार डसती रहेगी गरीबों को, वंचितों को, शोषितों को। और यही दृश्य हम वहां देख रहे हैं। जो पाप 1947 में देश के विभाजन के रूप में हम सबके सामने आया था, आज उसका एक बदसूरत रूप फिर से हमारे सामने बांग्लादेश के रूप में है। ये जितने भी लोग वहां हिंदू मारे जा रहे हैं या बौद्ध मारे जा रहे हैं, ये सभी दलित तबके के हैं। और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने 1946-47 में ही देश की जनता को इस बारे में आगाह किया था कि भारत का बंटवारा होने मत दीजिए, और अगर होता है तो फिर आर पार की लड़ाई, आर पार की व्यवस्था हो जाए। उन्होंने, याद करिए, जो लोग आज समाज को धोखा देते हैं, झूठा प्रलाप करते हैं, उन्होंने उस समय भी जब हैदराबाद के निजाम के रजाकारों के द्वारा दलितों के गांव चलाए जा रहे थे, उनका शोषण हो रहा था, उन पर अत्याचार किया जा रहा था, तब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने खुला पत्र लिखा था हैदराबाद के निजाम की रियासत के सभी दलितों के लिए। उन्होंने कहा था अत्याचार हो रहा है, निजाम की रियासत को छोड़ करके तुम शेष भारत में महाराष्ट्र की तरफ या अन्य ओर चले आओ, लेकिन किसी भी स्थिति में अपना धर्म मत बदलो। तो खबर इंडिया वॉइस में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।